5 अगस्त 2024, जगह बांग्लादेश की राजधानी ढाका। लाखों की भीड़ प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर गणो भवन की तरफ बढ़ती है। पुलिस और सेना के जवान उन्हें रोकते नहीं हैं। जब तक भीड़ प्रधानमंत्री आवास के करीब पहुंचती है, सेना के बड़े अफसर प्रधानमंत्री से कहते हैं कि आपको इस्तीफा देना होगा, हम आपकी सुरक्षा अब नहीं कर पाएंगे। शेख हसीना मामला समझ जाती हैं, वो अपना इस्तीफा सौंपती हैं, फिर अपनी बहन शेख रेहाना के साथ मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठकर ढाका छोड़ देती हैं और फिर मुल्क भी फिलहाल भारत में है। उधर शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद आर्मी चीफ ने देश को संबोधित किया, कहा कि अब अंतरिम सरकार का गठन होगा, उसमें आवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टियों को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। मगर अंतरिम सरकार का लीडर कौन होगा, ये खोज 84 साल के एक नोबेल विजेता अर्थशास्त्री पर जाकर खत्म हुई है। नाम मोहम्मद यूनुस। 8 अगस्त 2024 को उन्होंने अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ अब ले ली है। इससे एक हफ्ते पहले 1 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने इंडिया टुडे की ग्लोबल अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से बात की थी। इस वीडियो में हम आपको इंटरव्यू का कुछ हिस्सा दिखाएंगे। पूरा इंटरव्यू आप इंडिया टुडे ग्लोबल के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। अभी हम मेन पॉइंट्स आपको यहाँ सुना रहे हैं। शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी वजह आरक्षण व्यवस्था बताई गई। छात्रों ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। उनकी सबसे ज़्यादा आपत्ति स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को मिलने वाला 30% आरक्षण थी। 15 जुलाई को प्रोटेस्ट हिंसक हुआ। आवामी लीग के स्टूडेंट विंग, बांग्लादेश छात्र लीग BCL ने प्रदर्शनकारियों पर हमले किए, जिसके बाद हिंसा भड़कती चली गई। पहले फेज़ में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा, जिसके बाद प्रोटेस्ट का दूसरा चरण शुरू हुआ। आरक्षण विरोधी प्रोटेस्ट पर मोहम्मद यूनुस की राय क्या थी, आप सुनिए। Well, I'm very worried looking at the situation. Students dying, people dying, the bullets from the army, from the police, from paramilitary. That's not the kind of country that we would like to live in. We want to see a peaceful country. We were promoting that everybody's safety is a priority for the government. So the government has failed to ensure that, rather it went into shooting spree and killed lots of young people and students, non-students, even youngsters as young as 4-year-old, 10-year-old, and so on. So this is not the way country is expected to run. And it's a country, the government is supposed to protect people's lives. That's the image of any government. It's a protector of the lives of the people in the country. When government becomes killer of the people, then the basis of governance doesn't exist anymore. So this is a situation we are going through, and for days it's going on, and we don't know how long it will take. आज तक से जुड़े इंद्रजीत कुंडू की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 में यूनुस को श्रम कानून के उल्लंघन के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुना दी गई थी। यूनुस और 13 लोगों पर उन्हीं की दूरसंचार कंपनी में काम करने वाले लोगों के वेलफेयर फंड से लगभग 16 करोड़ 48 लाख रुपए के गबन का मुकदमा भी चला था। आरोपों और शेख हसीना सरकार के साथ तलखियों पर उन्होंने क्या कहा था, आप सुनिए। This shows what kind of government we are having in our country. So it doesn't have to. I don't have to explain the basis of those charges against me. It's not the new one. I'm under attack for the last 20 years for one reason or another. Some of them very, very sharp attack, including attack for now the present cases are against me on money laundering, on stealing money from the companies, and so on. So this is a list of horrifying allegations against me, and I'm to appear in court every month, twice every month, and 2 different kind of charges. One on charges of money laundering and so on, and the other one is on charges of labor lawyers. शेख हसीना सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन, गैर न्यायिक हत्याओं और आलोचकों का दमन करने के आरोप लगातार लगे। उन आरोपों पर यूनुस ने क्या कहा? Well, democracy needs a fair election, transparent election, which we didn't have.
and it needs freedom of speech, it needs rule of law, it needs security of individual citizen in the country. So those things do not exist. So this is the problem, and also independence of judiciary, as we see in Bangladesh, absence of it, and also see lots of corruption. Like even if you look at the former chief of army is involved in huge amount of corruption. Former chief of police, very ugly way of corruption that he has indulged in. It's all it's in the press, but we don't see much caution is taken on corruption in the civil service, corruption everywhere. So it's not a very convenient place for flourishing democracy. बांग्लादेश की राजनीति में पिछले 3 दशकों से शेख हसीना बनाम खालिदा जिया चलता आ रहा है। उन्हीं के बीच सत्ता बदलती रही है, आप कभी मैं कभी। शेख हसीना के बारे में आपने सुना है। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। उनके पति जियाउर रहमान 1977 से 1981 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। जनरल जियाउर रहमान मिलिट्री के थे, जिनका सैन्य विद्रोह में कत्ल हो गया था। मिलिट्री ने ही मिलिट्री ऑफिसर का कत्ल किया। उनके बाद खालिदा जिया ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की कमान संभाली। 1991 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी। कार्यकाल 1996 तक चला। दूसरा कार्यकाल 2001 में शुरू हुआ, 2006 तक चला। 2018 में भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल की सजा सुना दी गई। 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे के बाद उन्होंने देश छोड़ दिया। इसके बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने खालिदा जिया को रिहा करने का हुक्म दे दिया। गीता मोहन ने यूनुस से विकल्पों पर सवाल पूछा था। आप भी सुनिए उनकी राय क्या है। I don't think we should be talking about individuals. We should talk about principles. We should have fair and transparent election. We should have democracy, just like any other country could expect. So that was missing. The important thing is the practice of democracy, beginning with an election. So I'm recommending that all these problems that we are facing right now, the medicine for curing all these problems is going to have a fair election. So we should have a fair election, transparent election as soon as possible. It's not about who comes into power. Whatever decision made by the people, the people are the owners, the people are the principal factor for the country. So they should decide who they want. This election is the process by which democracy produces those results. So we should go in and decide that. Even in a mature democracy like the United States, suddenly Biden disappears from the consideration, somebody else comes up. It's up to the people to decide which candidate they should be voting for and want them to run the country. भारत बांग्लादेश संबंधों पर मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा, अब ये सुनिए। I'm not going in. I'm always promoting the idea of SAARC. I'm a great promoter of SAARC. I think that's our best framework that we can live together. We should be encouraging each other to follow rules, principles, and so on. How to practice our democracy in our own country, how to independence of judiciary, rule of law. So we learn from each other, and we should compete with each other on this. And I would like Bangladesh to be a champion country in democracy, in rule of law, in transparency, and personal freedom, freedom of speech. So that would be the spirit in which we should be growing up together as a family. So that's the direction we've got. But if you differ from that, you get into massive problems, like some of them you just mentioned. It's an endless thing. If you start accusing each other, if you start finding faults with each other, this is a non-ending road. You cannot build peace on that. Peace is only solution where we, as I said, there's a framework of SAARC is a good framework, and we could be similar to European Union. इस वीडियो में बस इतना ही। फुल इंटरव्यू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे ही रहे हैं। शुक्रिया।